सभी बच्चों को सादर प्रणाम। आज की बाल संस्कार शाला में, श्री राम बाल संस्कार शाला में आपका सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है। और आज का दिवस बड़ा ही विशेष है क्योंकि हमारे मध्य में हमारे मित्र आदरणीय गगन अग्रवाल जी सोल्जर हायर सेकेंडरी स्कूल से आपके मध्य उपस्थित हैं। और सर का हम बड़ा ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि सर ने हमारी बाल संस्कार शाला में आने के लिए निमंत्रण स्वीकार किया। सर का एक बार पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं। हम सर से आग्रह करेंगे कि वो आपको छात्र जीवन में सफलता कैसे पाएं एवं एक आदर्श छात्र कैसे बने एवं जिंदगी में ऐसा क्या करें कि आपके माता पिता आप पे गौरवान्वित हों, आपका समाज, आपका क्षेत्र, समूचा देश आप पर फक्र करे। हम सर से निवेदन करेंगे कि वो आपको सब लगा। शुभ संध्या। सभी बच्चों का श्री राम बाल संस्कार शाला में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि ये विगत बहुत दिनों से ये संस्कार शाला चल रही है और जिसमें मुझे आज बुलाया गया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस काबिल समझा कि मुझे बच्चों को संस्कार देने के काबिल समझा। इसके लिए रुद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैपिंग उनके लिए भी बनती है। तो छात्र जीवन में सबसे पहले अनुशासन, जो भी हम सीखते हैं उसको हमें पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये संस्कार शाला ओनली बातों को सुनने के लिए नहीं चलाई जा रही है, जबकि अमल करने के लिए चलाई जा रही है। अगर यहाँ से कोई भी एक बालक अच्छा संस्कार सीखकर कहीं भी समाज में, मोहल्ले में, गली में, घर में भी जाता है तो एक घर को सुधार सकता है। और अगर कोई बड़ा अफसर बन गया, अधिकारी बन गया तो ज़िले को सुधार सकता है। और अगर MP, CM वगैरह बन गया तो राज्य को सुधार सकता है। और PM बन गया तो फिर देश को ही सुधार सकता है। तो बाल संस्कार शाला PM तक, देश चलाने तक के लिए बच्चों को संस्कार सिखा रही है। आजकल हमारे यहाँ पर कस्बे में संस्कारों की कमी है और संस्कार कमियों को कैसे देखा जाता है, हम में खुद में कमी है। सबसे पहली बात एक वो है दोहा, बुराई खोजन में चला बुरा ना मिला कोई, जब मन खोजो आप न मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि हम बुराई ढूंढने जाते हैं सब जगह कि इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, और जब अपने अंदर खोजते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ही सुधारना है। और अपने आप को सुधारने की उम्र क्या होती है? बाल संस्कार शाला, यानी कि बच्चे में ही सुधर सकते हैं, बचपन में ही। बड़े होकर कोई कहे कि सुधर जाए, पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। सुधर तो जाएगा, सुधरने कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, पर टाइम लिमिट बढ़ जाती है, समय की चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे क्या है, अब कम समय में आप अच्छे संस्कारवान बच्चे बन सकते हो और उधर बड़े होकर सुधारा जाए तो आप ये कहोगे ये क्या फालतू की बात है, हमें अब तक किसी ने सिखाई नहीं हो, ये अभी बता रहे हैं। तो आपको समय लगेगा। तो इस पर देखो, बच्चों को ज़्यादातर कहानियों के माध्यम से समझने में बहुत सुविधाजनक होता है। आपको अगर मैं यहाँ कोई अच्छी अच्छी बातें बताता चलूँ तो आप भी बोर हो जाओगे और ये कहोगे सर क्या बता रहे हैं, पता नहीं है कौन से संस्कार सिखा रहे हैं। तो आप अपने संस्कारों को एक कहानी के माध्यम से सुनना और समझना ध्यान से, और इसको कहीं जाकर सुनाना भी, क्योंकि एक जगह सुनने के बाद अगर हम 4 जगह नहीं बता रहे हैं तो वो सीखना बेकार है। देखो, पैसे को अगर मैं ले लूँ, मेरे पर पैसा आ गया और मैं पैसे को दूंगा तो मुझे दुख होगा, क्योंकि भाई पैसा मैंने कमाया। अब जब मैंने शिक्षा कमाई है और शिक्षा को बांटूंगा तो दुख नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? पैसा। और पैसे से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इसलिए सबसे बड़ा धन बताया गया है शिक्षा धन, जिसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए जितने संस्कार तुम दूसरों को सिखाओगे उतने संस्कार दूसरी जगह बढ़ेंगे। और जब तक संस्कारों को तुम प्रसार नहीं करोगे, सिखाओगे नहीं। ये अगर बाल संस्कार शाला चल रही है, संस्कारों को फैलाने के लिए चल रही है, ना कि दबाने के लिए कि 4 बच्चों को, 25 बच्चों को या 50, 60, 100 बच्चों को सिखा दिया और लिमिट में कर दिया संस्कार। नहीं, 100 बच्चे 500 बच्चों को बताएंगे। आपने मूवियों से सीखी है। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी जय हो, वहाँ पर एक बलाई 3 व्यक्तियों को बताने की बोला था।
तो इसी तरह बाल संस्कार शाला में एक अच्छाई को 4 जगह बताने के लिए बोला गया है। हम बुराइयां तो पिक्चरों में से देख लेते हैं, हम समाज में बुराइयां देख लेते हैं, पर अच्छाइयों को ढूंढो। देखो हमारे पास 2 हाथ हैं, एक बुरा भी है और एक अच्छा भी है। एक हाथ से बुरे कार्य भी होते हैं और एक हाथ से अच्छे कार्य भी। आप अच्छे हाथ वाले कार्य को देखिए, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के माध्यम से कितना बड़ा मोटिव मिलेगा वो मुझे आप बताना थोड़ा, और ये भी बताना कितनी अच्छी लगी वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, अभी आप छोटे हैं, बाल संस्कार यानी कि छोटे हैं, आपको आपके पिताजी अगर गार्डन में ले जाएं घुमाने के लिए और आपसे बोले जाएं कि आप किस तरह से, एक बच्चे ने पूछा कि पापा मैं अपनी बुराइयों को बड़े होके भी तो सुधार सकता हूँ, अच्छे संस्कार तो बड़े होके भी सीख सकता हूँ, तो अभी इसे क्यों सीखूँ? तो उसके पिताजी ने कितना बड़ा उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल करके बताया उसको, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल का ज़माना है, सुनने का नहीं है, प्रैक्टिकल का है। तो प्रैक्टिकल करके बताने के लिए वो उनको एक पार्क में ले गए और उस बच्चे को बोला कि ये छोटा सा पौधा देख रहे हो, इसको उखाड़ सकते हो तुम? तो उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने, उनके पिताजी ने कहा, जब तक बच्चे ने उखाड़ कर उनके हाथ में दे दिया, थोड़ा और आगे गए पार्क में, थोड़ा और पौधा बड़ा देखा, उन्होंने कहा इसको उखाड़ कर दे सकते हो? तो उसने तुरंत उखाड़ के फिर दे दिया, फिर थोड़ा और बड़ा पौधा मिला, फिर बोला कि, उनके पिताजी ने बोला कि इसको उखाड़ सकते हो? तो थोड़ा सा उसने और ताकत लगाई और उसको भी उखाड़ के दे दिया। अब थोड़े और बड़े पौधे के पास ले गए, उनसे बोला कि इस पौधे को उखाड़ के दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो वो टेढ़ा मेढ़ा जितनी भी ताकत लेट लाट के उसने लगा पूरी ताकत और उसको भी उखाड़ के अब वो ले गए एक पेड़ के पास, इसको उखाड़ सकते क्या? तो वो बोला बच्चा पिताजी से, पापा अब नहीं उखाड़ सकता, मैं अब नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये मुझसे भी बड़ा ताकतवर है, मुझसे भी बड़ा श्रेष्ठ है, शक्ति है इसमें। तो इसी तरह जितनी भी बुराइयां हैं आपकी वो बचपन में ही दूर की जा सकती हैं, बड़े होकर दूर नहीं की जा सकती। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जितने भी संस्कार सीखने हैं आपको बचपन में ही सीखिए, बड़े होकर आप संस्कार नहीं सीख सकते, दूर नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी कहानी थी। अब अगर रास्ते की बात बताएं तो आपको जब अच्छे रास्ते पर जाओगे तो कठिनाइयाँ तो मिलती हैं, कठिनाइयाँ तो मिलती हैं। एक हाथी था और वो नगर में प्रवेश कर रहा था। तो जब छोटे गली में रहते हैं तो वो कहते हैं बड़ा आदमी आ रहा है, तो बुराइयां करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तो कुत्ते उस पर भौंकने लगे। हाथी को देखकर कुत्ते क्या करने लगे? भौंकने लगे। तो हाथी और मदोस्त में आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो कुछ हाथी के दूसरे 2-3 और हाथी थे उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई ये अपन पे भौंक रहे हैं, अपन क्यों आगे बढ़ रहे हैं, अपन को तो वापस लौट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये भौंक रहे हैं तो ये अपना स्वागत कर रहे हैं और मोहल्ले वालों को बता रहे हैं कि ये हाथी आया है, क्योंकि उनके शोर से मोहल्ले वाले भी सोचने लगे कि कौन आया है। इसी तरह जब आप अच्छे संस्कारों की तरफ बढ़ेंगे तो बुराइयां आपको रोकेंगी कि भाई अच्छे मार्ग पर मत जाइए। तो आपको अच्छे मार्ग पर जाने के लिए अगर कोई रोके तो आपको उसकी नहीं सुनना है। ये एक गति का वो है कि जहाँ अवरोध आता है उसी रास्ते पर ज़्यादा जाना है, क्योंकि हम क्या है 99 बार असफल होने पर कार्य करना बंद कर देते हैं, जबकि 100 बार पर ही सफलता होती है। ये एक कहानी है इस पे भी कि एक व्यक्ति को एक पत्थर तोड़ने के लिए दिया गया और उसने 99 बार उस पर हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। उसने कहा यार बहुत परेशान हो गया, इस पत्थर को टूटेगा ही नहीं, और हटा दिया। दूसरा व्यक्ति आया, तुरंत एक और हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। मेहनत किसकी थी? पहले वाले की क्या लास्ट वाले की? पहले वाले की। यानी कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा कार्य बन जाए, इसलिए हमेशा उस कार्य में लगातार अग्रसर रहना चाहिए। तो आप क्या क्या सीखे? एक तो पहली बात कि कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरी बात अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए।
कोई भी अवरोध आए। और तीसरी बात क्या बताई थी मैंने, बुराइयों को बचपन में ही दूर किया जा सकता है। अब तीसरी जो चौथी बात बताने वाला हूँ वो बहुत आपके लिए मोटिव है और जो आपने कई बार सुनी होगी, पर हम अमल नहीं करते। अमल क्यों नहीं करते, इसका एक कारण है। मूर्तिकार को कौन कौन जानता है? शिल्पकार कहते हैं, जैसे जो मूर्तियाँ बनाता है। तो 2 पत्थर थे, एक मंदिर के पुजारी 2 पत्थरों को लेकर आए शिल्पकार के पास, मूर्ति बनाने वाले के पास, और वो लेकर आए तो उन्होंने कहा कि जिस पत्थर से मूर्तियाँ बना दो 2। ये आपने कहानी सुनी होगी, सुनी होगी। तो देखिए, उससे बोला गया मूर्तिकार से कि मूर्तियाँ बना दो, तो उन्होंने जैसे ही मूर्तिकार ने पहले पत्थर पर हथौड़ा मारा तो वो टूटकर अलग हो गया, तो उसने उसको हटा दिया। अब जब दूसरे पत्थर पर हथौड़ा मारा तो वो सहन करता रहा, चोट को क्या करता रहा? सहन करता रहा, और धीरे 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 वो एक मूर्ति के आकार में बदल गया, और मूर्तिकार उस पुजारी उस मूर्ति को वहाँ पर ले गए। अब जब मूर्ति को वहाँ ले गए तो मंदिर में प्रतिस्थापना हुई, तो उन्होंने कहा कि पुजारी ने कि महाराज, मूर्तिकार से बोले कि इस पत्थर को भी हम ले जाते हैं, ये भी हमारे काम आएगा। तो ये काम आएगा, तो उस पत्थर को भी वो लेकर आ गए। अब उस पर तो दूध घी धी सब चढ़ने लगा। कौन से पत्थर पर? जो मूर्ति बना था। और जो पत्थर टूट गया था पहली चोट पे ही, वो क्या हो गया था? दरवाजे पर नारियल फोड़ने का कार्य करने लगा। इसी तरह आपकी पढ़ाई में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। आप अपनी पढ़ाई में इस कहानी से क्या मोटिव मिलता है वो सुनिए अब, क्योंकि कहानी सुनने के बाद मोटिव क्या होता है वो मेन होता है। अब इस पढ़ाई में क्या दिक्कत आएगी? आपको कुछ सिलेबस याद नहीं होंगे, कुछ कहीं पढ़ने में दिक्कत आएगी, कोई आपको रोकेगा, मनी प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। आप अगर उनको सहन करते करते अगर कोई बड़े अफसर बन गए तो आपके आगे भी कोई भी बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रणाम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो कठिनाइयों को सहन करेगा वही एक मूर्ति यानी कि एक अधिकारी या अच्छा आदमी बन सकता है। ओके, अब एक और अगर आप सुनना चाहते हैं तो और सुनिए। देखो मेरे पास तो बहुत पिटारा है, जैसे ही बटन दबते जाएंगे वैसे ही पिछली बातें याद आती जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है और हम क्या करते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही सुना सकते हैं या जो देखते हैं वही सुना सकते हैं। अन्यथा अगर मुझे जो चीज़ की नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में मुझसे कोई पूछे तो मैं नहीं बता सकता। जितने भी पत्रकार या कहीं पे भी कोई भी जो होते हैं वो देखकर वर्णन करते हैं या घटना स्थल का देखकर वर्णन करते हैं, या अपने मन से कहीं घटना नहीं बना देते। यानी कि हम देखकर पढ़कर ही किसी बात का वर्णन कर सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि हम विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे मन में ही बातें आ जाती हैं, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तर्क बुद्धि कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी में थी कि एक बार पढ़ने के बाद वो याद हो जाती है, इतनी काबिलियत हो सकती है, पर ये नहीं कह सकते कि बिना पढ़े ही याद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आत्मज्ञान पाने के लिए फिर 3-4 साल तपस्या करनी पड़ती है, वो भी एक पढ़ाई हो गई, फिर वो भी क्या हो गई, एक पढ़ाई हो गई। आत्मज्ञान कब होता है? जब तपस्या कर रहे हैं महाराज मुनि वगैरह। तो एक कहानी और सुनना ध्यान से। एक बार क्या हुआ था, मैं अब ये रास्ते का बताऊंगा आपको कि रास्ते कितने प्रकार से होते हैं और मंजिल एक ही है। एक बार एक नगर में हाथी आया था और 6 अंधे व्यक्ति थे। कितने अंधे व्यक्ति थे? 6। अब 6 अंधे व्यक्ति थे और हाथी आया तो नगर में शोर मच गया कि हाथी आया है, हाथी आया है, हाथी आया है। तो हाथी देखने की इच्छा तो सभी की होती है, तो अंधे व्यक्तियों की भी इच्छा हुई। अब जब अंधे व्यक्ति नगर में हाथी देखने गए तो अब क्या कर सकते थे? आंखों से तो देख नहीं सकते थे, हाथों से स्पर्श करके ही बता सकते थे। तो किसी ने एक, अब मुझे बताते जाना, सभी बच्चों से मैं पूछूंगा कि आपकी कितनी सुनने की अच्छी क्षमता है। तो पहले व्यक्ति ने हाथी का कान पकड़ा। क्या पकड़ा था? कान। तो उसने कहा हाथी तो पंखे जैसा है, बड़ा पंखा है। क्या है? पंखा है। वो कहने लगा हाथी तो पंखा जैसा है, हाथी तो पंखा जैसा है। अब दूसरे ने पकड़ ली हाथी की सूंड। तो जब हाथी की सूंड पकड़ी तो वो बोला कि ये तो पेड़ के तने जैसा है, पेड़ के तने जैसा है। अब तीसरे ने पकड़ लिया हाथी का पैर। क्या पकड़ लिया? हाथी का पैर। तो वो बोला कि ये हाथी तो खंबे जैसा है।
कैसा है? और चौथे ने पकड़ ली हाथी की पूंछ, तो वो बोला कि हाथी तो रस्सी जैसा है। और पांचवें ने पकड़ लिया हाथी का पेट, तो वो बोला हाथी तो दीवार जैसा होता है। कैसा होता है? दीवार जैसा होता है। अब छठे ने क्या? छठे बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो पकड़ नहीं पाया, तो मुझे तो लग रहा है, वो बोला कि हाथी आया ही नहीं है, हाथी आया ही नहीं है, तुम तो सब बेवकूफ बना रहे हो। कोई पंखा कह रहा है, कोई रस्सी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, खंबा कह रहा है, कोई दीवार कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, पेड़ का तना कह रहा है। तो एक सज्जन व्यक्ति थे जो ये आंखों से दृश्य देख रहे थे, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन करवाया और पहले व्यक्ति से पूछा कि तुमने क्या पकड़ा था, बताइए। पहले व्यक्ति ने क्या पकड़ा था? कान। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम पंखा बता रहे हो वो हाथी का क्या है? कान है। हाथी का क्या है? कान है। दूसरे व्यक्ति ने क्या पकड़ा था? सूंड। तो उससे बोले कि ये हाथी की सूंड है, तना बताया था। और तीसरे ने पकड़ा था पैर, तो उसको बताया ये हाथी का खंबा है, जो वो क्या है? पैर है। और जो पांचवें ने जो रस्सी बता रहा था वो क्या थी? पूंछ। और जो छठे की वो दीवार बता रहा था वो क्या थी? पेट। और वो पांचवें वाले ने और छठे वाले को बताया कि ये सभी क्या हैं? ये हाथी के रूप हैं। तो इसी तरह जब हम किसी सवाल को करने बैठते हैं तो कई तरीके से, कई मेथड से करते हैं, सॉल्यूशन एक ही होता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये सवाल गलत है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही होती है। इसलिए आप कोई डॉक्टर बनो, चाहे आईएएस बनो, चाहे आईपीएस बनो, चाहे कलेक्टर बनो, चाहे कर्मचारी बनो, चाहे ठेले वाले बनो, चाहे दुकानदार बनो, संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार अच्छे होने चाहिए। इस कहानी से क्या मिल संस्कार होने चाहिए। यानी कि एक चीज़ मंजिल क्या है? संस्कार। व्यवसाय मंजिल नहीं रखता कि हमारा कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पकड़ना है, कि हाथी का पैर पकड़ना है, पर मंजिल क्या थी? ओनली हाथी। इसी तरह मंजिल क्या है इस शाला का? ओनली संस्कार। जो आप किसी भी पद पर जाइए, संस्कार दिखाइए, तभी हमारा, इनका और जितने मेरे से पहले कितने लोग आए आपको सिखाने के लिए, उन सबका बता। यस या नो? अगर आप नहीं सीखे, आप फिर से अगर वैसे ही संस्कार, कुछ संस्कार दिखा रहे हैं, तो फिर हमारा बताना भी बेकार है। यानी कि आपको अच्छी बातें बताने के बाद अमल में लानी पड़ेंगी, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में क्या है, अभी आजकल के समाज में, आजकल के परिवारों में क्रूरतियाँ बढ़ती जा रही हैं, भेदभाव की क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं। पहले बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ पढ़ते थे, पर अब अलग अलग हो गया। और ये कारण है बच्चों के मोबाइल से बिगड़ने के, क्योंकि लेट नाइट तक मोबाइल चलाते हैं, फिर सूर्योदय से पहले जगते नहीं हैं। सबसे पहला नियम होना चाहिए सूर्योदय से पहले जगना। संस्कार सबसे पहले वहीं से आते हैं। आप सूर्योदय से पहले जगिए, और सूर्योदय समय के आधार पर बढ़ता रहता है। ये नहीं है कि ठंड में 4 बजे ही खड़े हो जाएं। ठंड में समय बढ़ जाता है, गर्मियों में ठंड समय कम हो जाता है। यानी कि दिन निकलता है, उससे पहले सूर्योदय से पहले जगना और स्नान हो जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये 2 बातें अमल में कर ली कि सूर्योदय से पहले जगना और सूर्योदय से पहले स्नान, तो शिक्षा प्लस धन की कमी आपके पास कभी नहीं रहेगी। क्योंकि मन जब ही लगता है कार्य में कि जब आपका फ्रेशनेस ताज़ा हो गया। आप 9-9 बजे 10-10 बजे उठ रहे हैं, फिर आप कहें कि पैसा आ जाए या शिक्षा आ जाए, तो कैसे होगा? क्योंकि आधा दिन तो आप निकाल चुके हैं, आधा दिन तो आप निकाल चुके हैं। सूर्योदय के बाद 10 बजे तक में आधा दिन हो जाता है, क्योंकि दोपहर हो जाती है। दोपहर के बाद कितने घंटे बचते हैं? 6 घंटे नाइट होने में, सूर्यास्त होने में, और सूर्योदय से पहले 6 घंटे। 6 बजे अगर सूर्योदय हो गया तो अपन 12 बजे तक रेडी होके जा रहे हैं कहीं, तो आधा दिन तो हमारा निकल चुका है। हमने कितने दिन का उपयोग किया? आधे दिन का। तो उसको हम अपने दैनिक दिनचर्या में और शरीर वगैरह में और अपने सेल्फ स्टडी वगैरह में उपयोग करिए। आप बच्चे हो तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी करिए। क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और आप सुधरेंगे तो सबसे पहले कौन सुधरेगा? मैं। कौन सुधरेगा? मैं। जब मैं सुधर जाएगा तो वो कितने को सुधारेगा? बहुत लोगों को। समझ में आ रहा है? तो कहानियों के माध्यम से, अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से आप मोटिव सीखिए। अब आपको एक प्रेम की बातें बताता हूँ,
कि व्यवहार क्या होता है। तो आप ध्यान से सुने ना, ये आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मुझे नहीं पता कि आपने सुनी है क्या नहीं सुनी। पर एक रूम में क्या थे, 9 अंक लड़ रहे थे। क्या अंक, कितने अंक लड़ रहे थे? 9। एक वैसे डिजिट 10 तक लड़ रहे थे, तो 9 ने दादागिरी करके और 8 में क्या बजा दिया, चांटा बजा दिया कि मैं बढ़ाऊँ, मैं बढ़ाऊँ, मैं बजा सकता हूँ। तो 9 ने 8 में बजाया तो 8 की ताकत 9 पे तो चली नहीं, उसने 7 को बजा दिया, 7 ने 6 को। इसी तरह क्रम चलता रहा और 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को। 0 समझेगा मेरी बारी आने वाली है, 0 समझेगा मेरी बारी आने वाली, तो वो दुबक गया भाई। अब ढूंढेगा 1, क्योंकि 1 की ताकत किस पे नहीं चलने वाली, 2 पे, तो वो किस पे चलाएगा, 0 पे। तो वो 0 को ढूंढने लगा और 0 को जब ढूंढने लगा तो 0 मिला नहीं। अब वो 1 ढूंढना था, बड़े प्रयास के बाद 0 मिल गया। तो 1 ने बोला कि मैं तेरे को मारूंगा नहीं, तू मेरे बगल से बैठ जा, बस मेरे बगल से बैठ जा। और जैसे ही वो बगल से बैठा तो कितने हो गए, 10। अब 9 को बुलाया, ले आओ, क्या अब हम कितने हो गए, 10। अब तुम आ जाओ, तुमने दादागिरी शुरू की थी। तो 9 को नंबर लिया, फिर 8 को लिया, इस तरह सबका नंबर ले लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी को पिटाई लगाने की अपेक्षा अपन उसको अपने बगल से बैठा ले, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी ताकत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ताकत। इसलिए हमेशा अगर आपके कोई पिटाई लगाए तो उसको दूसरे को रिटर्न नहीं करना है, दूसरे को क्या नहीं करना है, रिटर्न नहीं करना है, अपनी ताकत बनाइए उसको। क्या बनाइए, अपनी ताकत, यानी कि दूसरों की सहायता करके आप एक ताकत बना सकते हैं। तो अच्छा लगा आज की बाल संस्कार शाला में? ठीक है, थैंक यू। गगन सर का बहुत बहुत आभार, चूँकि उन्होंने जो चरित्र निर्माण की जो कहानियाँ हम सभी बच्चों को सुनाई हैं, वो निश्चित रूप से यदि आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ आपको कि आप ज़रूर बुलंदियों को छुएंगे। सर ने काफ़ी विषयों पे चर्चा करी, मुझे बहुत बढ़िया लगा। सर ने कहा कि सबसे पहले किसको बदलना है, खुद को बदलना है। एक हमारे गायत्री परिवार का एक वाक्य भी है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो एक बार हम पुनः आदरणीय गगन अग्रवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप बाल संस्कार शाला में आए, आपने शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच सर।